हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ टू राइट आंसर लाइक टॉपर्स। टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं यूपीएससी मेंस में। अभी यूपीएससी मेंस होने वाला है उसके लिए भी, और यूपी पीसीएस जो स्टेट पीसीएस है या बिहार बीपीएससी है उस सब के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा आप लोग। तो सबसे ये कॉपी है आदित्य श्रीवास्तव सर की, जिनको रैंक मिली थी रैंक 1। ठीक है, रैंक 1। ये रैंक 1 है 2023 में, इनको रैंक 1 मिली थी। तो ये विजन अभ्यास की कॉपी है, मेंस अभ्यास की। तो ये लेटेस्ट कॉपी है जो उन्होंने बिफोर एग्ज़ाम लिखा था। एग्ज़ाम देने से पहले जो विजन अभ्यास कराते हैं 4-5 दिन का, तो उस टाइम ये कॉपी उन्होंने लिखी है। तो ये सिमिलरली इन्होंने एग्ज़ाम में भी ऐसी कॉपी लिखी हुई है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि उन्होंने कैसे कॉपी लिखी अपनी। तो ये आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी आपको दिख रही होगी, इंग्लिश मीडियम में, 26 अगस्त 2023 को लिखा हुआ है लखनऊ से। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि एक अच्छे आंसर्स की डिमांड क्या होती है, मतलब एक अच्छा आंसर कैसा होता है। तो एक अच्छे आंसर में हमें पता है कि एक अच्छे आंसर में हमारे पास इंट्रो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो, एक इंट्रो होना चाहिए अच्छा। फिर बॉडी होनी चाहिए अच्छी, बॉडी मतलब जो क्वेश्चन पूछा है डिमांड, उसकी बॉडी होनी, बॉडी में हमें एग्जांपल, वैल्यू एडिशन, फैक्ट, ये सब लिखना होता है। फिर लास्ट में हमारे पास होता है कि कंक्लूज़न होना चाहिए। तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी आंसर के, इंट्रो हो गई, बॉडी हो गई और कंक्लूज़न हो गया। ठीक है, ये तीनों नेसेसरी पार्ट है किसी भी आंसर के, पहला बॉडी, पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूज़न। ठीक, अब देखेंगे सर की कॉपी में कि एक टॉपर्स कैसे एक आंसर लिखता है, कि टॉपर्स हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। सो वीडियो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आप लोग को कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैं किस में, हिंदी में वीडियो बनाया करूँ या इंग्लिश में या मिक्स लैंग्वेज में, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, मैं तीनों में लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स, हिंदी या इंग्लिश जिसमें कहोगे उसमें वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो आपको फिर मिल जाए। अब मैं फ्री हो गया हूँ यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम से अपने, तो मैं अब आपको रेगुलरली गाइड करूँगा स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन, जो जिसका मुझे एक्सपीरियंस है और अच्छा खासा, तो उसका मैं बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्लियर करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप कमेंट कर देना कोई भी इशू हो, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहाँ पे ये कॉपी भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो चैनल का नाम है आईएएस पीसीएस गाइडेंस करके, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और अबाउट में भी आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं कि एक आंसर कैसे सर ने लिखा हुआ है। तो आदित्य सर की कॉपी देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब देखो उन्होंने खुद ही मार्क कर लिया, इस तरह से हम एग्जाम में मार्क भी कर सकते हैं। जो कीवर्ड्स पूछा, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी डिस्कस विद एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे फोकस किया एग्जाम्पल, तो इस क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ये तो मतलब पक्का हुआ है। यू विल गेट लेस मार्क्स इफ़ यू डोंट राइट एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रो, इंट्रो इसको ही बोलते हैं इंट्रो, तो सर ने पहले लिखा है, इसी को इंट्रो बोला जाता है। तो इंट्रो में सर ने क्या लिखा है, रिसेंटली रामलीला एंड मुडी ये टू were rewarded as intelligible heritage and are already UNESCO intelligible लिस्ट में है। मतलब ये करंट अफेयर से सर ने लिंक कर दिया इंट्रो को, कि ट्रेडिशनल जो थिएटर है रामलीला एंड मिडी टू, उसको इंटेंजिबल हेरिटेज के तौर पर रिवॉर्ड किया गया और यूनेस्को के इंटेलिजिबल लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखो बॉडी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हेडिंग लिखें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि मैंने उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा उसको एड्रेस कहाँ किया है। तो क्वेश्चन, दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में, तो सर ने हेडिंग बनाई, दे रिफ्लेक्ट द आइडियाज एंड इमोशन ऑफ द सोसाइटी, उसको एक बॉक्स में बना दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं भी लिखता था, जब मैं पहले मेंस में फेल हुआ तो टॉपर से सीखा, तो फिर से मैंने इस तरह से लिखना शुरू कर दिया हेडिंग, इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसको बॉक्स में बंद कर दिया। सिमिलरली मैंने यूपी पीसीएस में भी एग्जाम में ऐसे ही लिखा है। तो अब देखते हैं क्या मार्क्स मिलते हैं। तो फिर मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगा, जो टेस्ट में मैंने लिखा हुआ था वो मैं कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो अब आते हैं कि हेडिंग हो गई, ठीक है। अब ये बॉडी है, इसी को बॉडी बोलते हैं, जो अब बॉडी शुरू हो रही है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद
आते हैं कि पहला पॉइंट सर ने क्या लिखा है कि रामलीला के बारे में लिखा, ठीक है। रामलीला ऑफ यूपी सोज रामलीला ऑफ यूपी सोज इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लाइफ ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल दिया सर ने रामायण का, ठीक है। ये एग्जाम्पल पूछा तो एग्जाम्पल मेंशन करना जरूरी, नहीं भी पूछा था तब भी मेंशन अगर आप कर दोगे तो आपको ये वैल्यू एडिशन जो टॉपर्स बोलते हैं या फिर टीचर्स बोलते हैं ना, वैल्यू एडिशन यही है। वैल्यू एडिशन जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम पॉइंट के साथ उसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट सर ने लिखा है द थिएटर ऑफ द कृष्ण लीला इन मथुरा शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एज अ वैल्यू। लव को दिखाता है, जो कृष्ण और राधा का रासलीला डांस है तो वो थिएटर फॉर्म को बता रहे हैं कि लव को शो करता है। तो आइडियल्स एंड इमोशंस बोला है, इमोशंस को बताया सर ने एपिक के फॉर्म में, पीपल की लाइफ में है। इमोशन पूछा, इमोशन यहाँ बता दिया लव के फॉर्म में है, ठीक है। देखो सर ने एग्जैक्टली जो पूछा बस उसी को एड्रेस किया और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रमन ऑफ उत्तराखंड शोज द लोकल इमोशन ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। नेचर सेंट्रिक लाइफ जो है रमन वहाँ का थिएटर है उत्तराखंड का, उसने बताया। केरला का फिर थिएटर फॉर्म लाइक लोकल मुडीएटू जो सर ने इंट्रो बताया शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस। इमोशंस के लिए बताया है सर ने कि रासिक तामसिक और सटनिक वेज ऑफ लाइफ बताता है जो केरला का मिडीएटू है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी में कि इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे सर ने बताया कि अगली हेडिंग रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी। तो दो हेडिंग यहाँ बनेंगी, एक वो ये भी बॉडी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखो कैसे सर ने इसको एड्रेस किया है कि इंडिविजुअल रोल में क्या कम्युनिटी में रिफ्लेक्ट करता है ये। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल सोज एज अल्ट्रुइस्टिक बाय दीज वैल्यू। अल्ट्रुइस्टिक मतलब सेल्फलेसनेस, मतलब सबको वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। रिस्पेक्ट फोर्स और द एल्डर्स, मतलब जो हमारे एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट प्रमोट करते हैं, जैसे राम ने दशरथ का रिस्पेक्ट किया था, रामायण में दिखाया गया था, ठीक है। ओडिशा स्टाइल ऑफ थिएटर्स प्रमोट करता है वैल्यूज ऑफ मैराइन लाइफ जो है ह्यूमंस की, उसको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद रामाकोट्ठू ऑफ तमिलनाडु प्रमोट करता है पुरुषोत्तम वेज ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, जो पुरुषोत्तम जैसे रामायण में राम का एक आइडियल किंग की तरह दिखाया गया, उनका राम राज्य को ये सब, तो उसको दिखाता है। 4 पॉइंट उन्होंने लिखा है। फिर लास्ट में ये है कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हम बोलते हैं तो ये कंक्लूजन है। देयर बाय थिएटर ट्रेडिशनली वेयर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, एक मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है, इसको नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन टू सी एंड लर्न। फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको उनको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो लर्न कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे आंसर की क्या ज़रूरत होती है। तो एक अच्छे आंसर्स की हमें पता था, इंट्रो क्या होता है, इंट्रो मैंने बताया, बॉडी क्या होती है, बॉडी बताया। अब बॉडी में भी कोई भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे रामायण ऑफ यूपी सोज इंपॉर्टेंस ऑफ इन लाइफ, तो रामलीला अगर लिख रहे हैं तो साथ में रामायण एग्जाम्पल दे दिया। कृष्ण लीला लिख रहे हैं तो यहाँ पे साथ में एग्जाम्पल दे दिया सर ने कि मथुरा में ये पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह केरला का सर ने बताया तो इसके एग्जाम्पल दे दिए, रासिक तामसिक सात्विक गुण वो होते हैं। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन था हिस्ट्री के। अब थोड़ा दूसरे क्वेश्चन टाइप के हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपको जो आपको इजी टॉपिक है तो वो आपको समझ में आएगा। जैसे अब मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल इलुसिडेट। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, आप इंग्लिश मीडियम को, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारधारा और क्रांति के लक्ष्यों और क्रांति के संघर्षों के रूप के संदर्भ में एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान किया है, मतलब एक रियल ब्रेक थ्रू उनको मिला है इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल ऑफ रेवोल्यूशन, फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, एलुसिडेट मतलब इसको एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सब जो की टर्म्स होते हैं इसका अलग अलग मतलब होता है, क्रिटिकली एग्जामिन, एलुसिडेट, डिस्कस, इस सबका तो वो एक लिस्ट में बता दूंगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर लो, कमेंट में अपने इश्यूज जो डाउट हो वो पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब भी मैं देखूंगा। उसके बाद आपको ये PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल ISPCS गाइडेंस पर मिल जाएगा, ठीक है। जो इस ग्रुप का नाम है उसी पे आपको मिल जाएगा।
तो अब देखो भगत सिंह के बारे में सर ने इंट्रो क्या दिया है। भगत सिंह वॉज ए इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी बोर्न इन 1898 एंड हैंग्ड इन 1931। मतलब सर ने बता दिया कि भगत सिंह कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई, ठीक है। कोई उनको अच्छा नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे कोई इंट्रो, तो उन्होंने ये लिख दिया। अब बताया सर ने कि रियल ब्रेक थ्रू कैसे इन टर्म्स ऑफ, अब एक एक हेडिंग जो डिस्कस किया, तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी एक हेडिंग थी, गोल ऑफ रेवोल्यूशन एक हेडिंग थी, फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल एक हेडिंग, 3 हेडिंग 3 पार्ट में। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये लोग बोलते हैं ना कि आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसी को बोलते हैं। प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे इसमें पॉइंट वाइज में लिखा है सर ने, तो इसी को प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टॉपर्स बोलते रहते हैं या फिर टीचर्स बोलते रहते हैं। देखो सर ने पहली हेडिंग डिस्कस की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को, ठीक है, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। अब उसके बाद रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के बाद फिर प्रोपोगेंडा बताया कि प्रोपोगेंडा बाय डीड, डीड मतलब कर्म से। तो जैसे उन्होंने क्या किया था, बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था, तो अशंक दी कोर्ट रूम फॉर प्रोपोगेंडा, कोर्ट रूम को यूज़ किया है प्रोपोगेंडा के तौर पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर ने लिखा है कि लेटर ऑन बिकम सोशलिस्ट ऑफ एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। मतलब लेटर उन्होंने आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट बन गई थी, तो वो वायलेंस को छोड़ के एक्सप्लॉयटेशन जो मैन बाय ऑफ मैन का हो रहा है उसको कम करने के लिए। अब अगला है कि गोल ऑफ रेवोल्यूशन। दूसरा जो हमारा हेडिंग था कि गोल ऑफ रेवोल्यूशन है क्या। गोल ऑफ रेवोल्यूशन सर ने क्या लिखा है, एस्टेब्लिश सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। जो सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया गया, जो हमारा वो नहीं ऐसा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी को सर ने बताया। दूसरा है कि गोल ऑफ रेवोल्यूशन क्या था, हमारा जो गोल था रेवोल्यूशन का वो था बैरल ऑफ गन फॉर यूज़ किया गया था गन को, ठीक है, यूज़ ऑफ बैरल ऑफ गन्स को इनिशियली। लेटर अडॉप्टेड स्टांस ऑफ ओनली मास मूवमेंट, बाद में मास मूवमेंट पे ही शिफ्ट हो गए थे। जब उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट से सोशलिस्ट बनी थी, तो उन्होंने मास मूवमेंट करके एक्सप्लॉयटेशन एंड करना है सर। अब तीसरा बताया था कि फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल पूछा हुआ है, तो फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल में सर ने बताया सेल्फलेसनेस एज प्रिफर्ड टू गेट हैंग्ड। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, भगत सिंह हैज प्रोटेस्ट इन जेल अगेंस्ट द मिजरेबल कंडीशन, ठीक है। हंगर स्ट्राइक किया था, ये सर ने वैसे ही लिख दिया कि प्रिजनर के लिए इम्प्रूव ट्रीटमेंट, बॉम्बिंग यूजिंग रेदर देन ओनली गन्स, बॉम्ब भी किया था। और फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल में हम और भी लिख सकते हैं कि जैसे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इन लोग ने साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया था, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब जो सर ने पॉइंट लिखा, इसके अलावा भी जो पॉइंट्स हमें याद आए, जो हमने पढ़ा हुआ है कहीं भी हिस्ट्री में, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो सर ने कंक्लूजन क्या लिखा है, येट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट येट इनकम्प्लीट है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इस वजह से कि रियल रेवोल्यूशन ब्रॉड बाय मास एक्शन अंदर गांधी जी ने जो मास एक्शन लाया था उसके मतलब सर ने एक और वो खोल दिया डायमेंशन, तो ये उनको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। ये एक तरह से इनोवेटिव पॉइंट है, ठीक है, इनोवेशन सर ने यूज़ किया अपने आंसर में, तो इससे सर को 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा या आधे मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे कि गांधी जी के जो अंदर रियल रेवोल्यूशन किया। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को आधा एड्रेस करते हैं, यहाँ पे एक ओपन पॉइंट कर दिया है, तो इससे हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स, आधे मार्क्स, 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो वायलेंट मूवमेंट इजीली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। नॉट ऑल कैन पार्टिसिपेट इन भगत सिंह मेथड, सब कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकते ना। हम लोग भी अभी देखो, अगर हमको प्रोटेस्ट करना हो तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल से घर पे आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर हमें बोला जाए इफ़ वी आर टोल्ड टू डू हंगर स्ट्राइक ऑन द रोड, then it is not possible for us to do hunger strike on road because we have to study, we have also different works and it is also harmful for our life if we are protesting on the road। तो इस वजह से हमें गांधी जी का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा बेटर लगता है, ये वो सर ने बताया है। अब कंक्लूजन, येट ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशनल अपील टू मासेस एंड रेज द बैनर ऑफ सेक्रीफाइस का उन्होंने एक लिमिट को रेज किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोसाइटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री के हो गए, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। हाँ देखो, ये इकोनॉमी का एक क्वेश्चन आ गया कि स्टेट द की फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके पीछे जो ग्रोथ के लिए की फैक्टर्स क्या हैं। एडिशनली डिस्कस इस सिग्निफिकेंस बताना है विद रिगार्ड टू इंडियाज इकोनॉमी एंड पब्लिक हेल्थ, इंडियन इकोनॉमी पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग में सिग्निफिकेंस बताना है, ठीक है। सर ने इंट्रो दिया है कि इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता भी होगा कि जनरल मेडिसिन हम लोग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एंड प्ले अ मेजर रोल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है, कोविड के वैक्सीनेशन में भी हेल्प किया। तो सर ने करंट अफेयर से लिंक कर दिया।
अब इसके फैक्टर्स सर ने बताए, जैसे हेडिंग डालनी है, ये बॉडी का पार्ट है, हेडिंग सर ने डाला, इसी तरह हेडिंग आपको भी डालना है, बॉक्स बनाना है, इसी तरह ही टॉपर्स लिखते हैं, इसी तरह ही टॉपर्स को नंबर मिलते हैं, आपको भी टॉप नंबर मिले। जनरली जिनको नंबर अच्छे नहीं मिलते स्ट्रक्चर में इशू करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसको एड्रेस नहीं किया है, आंसर प्रेजेंटेशन में इशू करते हैं। प्रेजेंटेशन में मतलब कि जो बॉडी में उन्होंने लिखा है, जैसे कोई भी पॉइंट्स लिखा है उसको एग्जाम्पल से सपोर्ट नहीं किया है या फिर उसको अंडरलाइन नहीं किया है, और या राइटिंग में इशू है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ये इशू है। और फिर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पूरा सब कुछ लिखा हुआ है तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अभी आज ये एक कॉपी डिस्कस कर रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किया, कल किसी और टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करेंगे। आज GS1 किया है, कल GS2 कर लेंगे, फिर GS3 कर लेंगे, फिर GS4, फिर ऐसे इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स की कॉपी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको मतलब एक समझ में आ जाएगा कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं, आपको आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो आंसर राइटिंग स्टार्ट भी करनी है आपको ना, तो टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड करो, विजन आईएएस की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगी, जाओगे टॉपर्स कॉपी का एक वहाँ कॉलम होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो और देखो उनके क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस के बाद खुद से आंसर लिखो, फिर खुद आंसर लिखने के बाद उसको मैच करो कि आपने कितना लिखा, टॉपर्स ने क्या लिखा, आपने क्या गलती की, टॉपर्स ने क्या क्या अच्छा लिखा है। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। इट हैज़ ग्रोन ड्यू टू वेरियस फैक्टर, ठीक है, वेरियस फैक्टर की वजह से ग्रो हुआ है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर हमारे पास है फार्मा डिग्री में, जैसे हमारे फार्मासिस्ट वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ राइट गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे पास है। तो राइट गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे ये गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है फार्मास्यूटिकल मतलब ये मेडिकल पार्क और फार्मेसी इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो जो जेनिक ड्रग को बढ़ावा देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जन औषधि केंद्र के बारे में कि वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन, लोग कॉल जेनरिक मेडिसिन, वी विल गेट देयर। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की भी एबिलिटी, बहुत सारे जाइंट्स हैं जैसे सन फार्मा हो गया है और फिर हमारे मैन काइंड वगैरह हो गए, इस तरह की कंपनियाँ हैं हमारे पास। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, जैसे मुंबई पोर्ट्स वगैरह से मिल जाते हैं। अब चैलेंजेस की बात की है सर ने, चैलेंजेस क्या फैक्टर्स जो अभी फ्री नहीं है, तो वो यूएस का IPR टसल है कि IPR का इशू है वहाँ पे कि हम लोग जो एक होता है ना एवरग्रीनिंग लाइसेंसिंग दे देते हैं जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए, तो वायलेशन ऑफ IPR होता है यूएस का। और 70% API जो होता है, API मतलब एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो वो डिपेंडेंस है हमारा, ठीक है। अब येट दे हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, और पब्लिक हेल्थ में पूछा था रोल, तो वो सर ने अब बता दिया कि इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, कि मोर देन $45 बिलियन जो है GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और फिर प्रोवाइड करता है जॉब मिलियंस ऑफ पीपल को, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फ्रॉम विच वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड, जैसे वैक्सीन बनाने में, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन वर्ल्ड लार्जेस्ट हम लोग एक्सपोर्टर हैं जेनरिक मेडिसिन के। फिर पब्लिक हेल्थ में क्या रोल प्ले करता है, तो सर ने देखो क्या क्या बताया, एक्सेस टू चीपर मेडिसिन, तो SDG 3 के बारे में बात कर दिया। SDG 3 पब्लिक हेल्थ के बारे में ना, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, तो यही वैल्यू एडिशन है। जो पॉइंट्स देखो सर ने लिखा एक्सेस टू चीपर मेडिसिन, तो उसको सब्सटेंशिएट कर दिया, SDG 3 से लिंक कर दिया। इसी तरह डिप्लोमेसी अंडर यूजेज टू इंश्योर हेल्थ इन अफ्रीका, तो टीम 9 जो इनिशिएटिव जो था उसके अंदर वैक्सीन डिप्लोमेसी या डायस्पोरा डिप्लोमेसी, यहाँ सब लिख सकते हो। जेनरिक ड्रग्स जो प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन जो है कैंसर के लिए मिल जाता है, तो अफोर्ड करता है वेलफेयर स्टेट, जो हमारा आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम कि अफोर्डेबल मेडिसिन की वजह से जो हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते हैं वो लेस देन 40% हो गए हैं। तो पहले 55-60% थे, अब लेस देन 40% हो गए हैं। तो इसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं, इसी को सब्सटेंशिएट करते हैं। अगर आप वैल्यू एड करोगे, एग्जांपल दोगे, डेटा दोगे, फैक्ट दोगे, हर पॉइंट के साथ नहीं याद आ रहा है तो 3-4, अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो 3-4 के साथ दे दोगे तब भी बहुत है, आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस आंसर में सर को अगर मार्क्स देने हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, आप खुद सोचो कि सर ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। 4 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ऊपर, उसके साथ एग्जाम्पल दिया है, हेडिंग दिया है, एक चैलेंजेस भी बता दिए हैं, फिर 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे, 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे, टोटल सर ने 10-12 पॉइंट्स लिखे। अब सर को यहाँ पे 4, 4.5 नंबर, 5 नंबर तो इजीली मिल सकते हैं ना 10 मार्क्स में। तो अगर 5 नंबर भी मिल गए मान लो 10 मार्क्स में, और 15 मार्कर में आपको अगर 7 मार्क्स भी मिल जा रहे हैं तो 120 मार्क्स आपको इजीली मिल जा रहे हैं। मान लो 1-2 क्वेश्चन में थोड़े कम मिलेंगे तो 100 से 110 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लो, सर ने जेनरिक कंक्लूजन दिया है कि दे आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी। यहाँ पे अगर चाहो तो हम लोग लिख सकते थे SDG 3 की बात कर सकते थे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है, वो बात कर सकते थे। या आत्मनिर्भर देश, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर इन द मेडिकल फील्ड एंड हेल्थ केयर सेक्टर, तो ये भी एक कंक्लूजन हो सकता है, तो ये अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना करते हैं, कल अब GS3 की कॉपी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर ये कॉपी आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ISPCS गाइडेंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चैनल के अबाउट में जाके भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। और कल GS2 की कॉपी डिस्कस करते हैं कि GS2 में कैसे एक अच्छा आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाए।